नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट सेक्शन से जितने भी पोएम हैं उनके सभी सेंट्रल आइडिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है उसे जो है वो हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। तो हमारा ये जो पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा पोएम फायर एंड आइस, ये दोनों ही पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है वो कंपोज किया गया है। तो सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। दिस पोएम इज ए पावरफुल कमेंट्री ऑन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्मॉल एवरीडे मोमेंट्स। देखिए ये पोएम जो है बहुत ही पावरफुल कमेंट्री पेश किया है। एक ऐसे यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से नेचर के अंदर हीलिंग पावर होता है और कितना वो पावरफुल होता है, उसको जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उसके आगे ये भी बताया गया है कि हमारी लाइफ में जो प्रतिदिन जो है छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं उनका जो है बहुत ही महत्व होता है। इट चैलेंजेस द ट्रेडिशनल परसेप्शन बैड ओमेंस by showing how a crow and a hemlock tree symbols usually associated with the gloom। देखिए इसमें बताया गया है, यहाँ पर एक चैलेंज दिया गया है जो पुरानी परंपरा होती है, पुरानी जो धारणा होती है कुछ अपशगुन की, जैसे यहाँ दिखाया गया है जैसे कौवे को या फिर हेमलॉक ट्री को, जो कि नकारात्मक भावना से लोगों से के साथ जुड़े हुए हैं, बिकेम द इंस्ट्रूमेंट टू द पोएट्स वाइल। लेकिन यही जो चीज़ होती हैं जो जिसे इस पोएम में या समाज में जो है नकारात्मक भावना से लोग देखते हैं, चाहे वो क्रो हो या फिर हेमलॉक ट्री, वो पोएट के लिए जो है प्रसन्नता का स्रोत जो है वो बनता है। द सेंट्रल थीम इज दैट आवर परसेप्टिव डिटरमाइंस आवर रियलिटी। देखिए इस पोएम का जो सेंट्रल थीम ये है कि हमारी जो धारणा होती है वही बताती है क्या वास्तविकता है। द टिनी फिजिकल मोमेंट द फॉलिंग ऑफ स्नो, एक छोटा सा मोमेंट होता है जिसमें बर्फ जो है गिरता है पोएट के ऊपर, कैन ट्रिगर द मैसिव साइकोलॉजिकल शिफ्ट ट्रांसफॉर्मिंग रियू फुल डे इनटू वन ऑफ होप। देखिए जिसमें बताया गया कि एक छोटी सी घटना होती है जिसमें बर्फ जो है पोएट के ऊपर गिरता है और काफ़ी जो है मनो भावना से जो है वो काफ़ी ग्रसित थे, काफ़ी वो दुखी थे उस समय। लेकिन उनका जो ट्रांसफॉर्मिंग होता है वो कैसे होता है, वो काफ़ी आशापूर्ण तरीके से जो है वो अपने आप को बदल लेते हैं। इट टीचेज अस दैट नेचर इज ऑलवेज एट वर्क एट सू द ह्यूमन सोल इफ वी आर ओपन टू इट। इस पोएम में हमें ये भी दर्शाया गया है, ये भी सीख मिलती है कि प्रकृति जो है ना खुले तौर पर हमें जो है हर मानव को जो है वो जो है आराम ही देना चाहती है, ना कि उसे परेशान करना चाहती है, और खुले तौर पर हर मनुष्य का जो है वो स्वागत जो है वो करती है। तो इस तरह से डस्ट ऑफ स्नो पोएम से हमें ये पता चलता है कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। वो भी हमारे मन चित्त को परिवर्तन करने की क्षमता जो है वो रखती है, खासतौर पर प्राकृतिक घटनाएं। तो ये था सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का। तो इस पोएम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जैसा कि जानते हैं साउंड सजेस्ट है, तो इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया हैज़ गिवन माई हार्ट, एच साउंड जो है रिपीट किया गया है यहाँ पर, एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पर एस साउंड जो है वो रिपीट किया गया है, इसलिए इन दोनों लाइनों में जो है वो एलिट्रेशन का यूज हुआ है। उसके बाद है अगला जो हमारे लिटरेरी डिवाइस वो है एंजाममेंट। एंजाममेंट में क्या होता है ये देखते हैं। एंजाममेंट में जो है ऐसा होता है कि पोएम जो होता है सेंटेंस की शुरुआत जो होती है सेंटेंस में विदाउट पंक्चुएशन, इसमें किसी तरह का कोई पंक्चुएशन जो है वो नहीं होता है। यानी कि लाइन जो है वो जब चेंज होती है पोएट्री में तो उसमें किसी तरह का पंक्चुएशन मार्क जो है वो नहीं होता है। उसके बाद अगला है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म देख लीजिए। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सैड बैड लक वाइल द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट हीलिंग। ये बताया गया है कि क्रो और हेमलॉक जो है जैसा कि सारो और बैड लक के रूप में धारणा में बनी हुई है, जबकि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो
हीलिंग पावर जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर सिंबलिज्म यही आपको देखने को मिलता है। अगला इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देख लीजिए। पहला है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? यहाँ पर इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो क्या है, आइए देखते हैं। इट रिफर टू द टाइनी फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो दैट फॉल फ्रॉम द ट्री व्हेन द क्रो सेक इट। देखिए यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो से मतलब है कि जो छोटे छोटे बर्फ के पार्टिकल होते हैं जो पेड़ों से गिराता है कौवा, उससे निहित है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। पोएट का मूड कैसे चेंज होता है? तो देखिए द पोएट वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड रिग्रेटफुल रूडफुल बट द कूल टच ऑफ स्नो रिफ्रेश हिम एंड सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे। देखिए पोएट जो है शुरू में जो है काफ़ी निराश रहते हैं, काफ़ी पछताते हैं अपने दिन के खराब होने पर, लेकिन ये जो कूलिंग पावर आती है बर्फ़ की, जैसे उनको स्पर्श करती है उनका मूड जो है बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि आधा दिन उनका पछताने से या खराब होने से बच जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक यूजुअली सिंबलाइज। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि खास तौर पे जो समाज में है या कहीं भी क्रो और हेमलॉक ट्री को क्या सिंबलाइज किया गया है, किस चीज़ से सिंबलाइज किया जाता है, तो आइए देखते हैं। दे यूजुअली सिंबलाइज सारो डूम एंड फियर। अक्सर जो है क्रो और हेमलॉक ट्री को जो है सारो डूम और फियर के लिए जो है सिंबलाइज किया जाता है। फ्रॉस्ट यूजेस देम टू शो दैट इवन डार्क सिंबल्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। फ्रॉस्ट ने जो है यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है इस पोएम के माध्यम से कि यहाँ तक कि जो डार्क सिंबल भी होते हैं वो भी आपके अंदर पॉजिटिव चेंज जो है वो ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द सेव सम पार्ट ऑफ द डे। पोएट से पोएट ने इस लाइन में क्या बोला है, सेव सम पार्ट ऑफ द डे, क्या कहना चाहते हैं वो, आइए देखते हैं। ही मीन्स दैट द स्मॉल इंसिडेंट प्रिवेंटेड हिज एंटायर डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन सैडनेस। उनके कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी घटना ने उनके पूरे दिन को खराब होने से बचा लिया, उनके दुखी मन को खुश खुश जो है वो कर दिया। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द क्रो सिटिंग। कौवा कहाँ पर बैठा था? द क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ हेमलॉक ट्री। कौवा जो है हेमलॉक ट्री के ब्रांच पर जो है वो बैठा हुआ था। तो पहला हमारा पोएम समाप्त हुआ। दूसरे पोएम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही कंपोज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। The poem serves as a philosophical warning about self-destructive nature of human emotion। देखिए ये पोएम हमें ये बताता है कि किस तरह से जो है ह्यूमन इमोशन जो होते हैं वो कितने जो है डिस्ट्रक्टिव होते हैं जब वो नकारात्मक भावना से जुड़े होते हैं। फ्रॉस्ट यूज फायर एंड आइस एज ए पावरफुल मेटाफर्स फॉर द टू एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फ्रॉस्ट ने फायर और आइस को जो है एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर के रूप में यूज़ किया है जो मानव के व्यवहार में जो है झलकता है, जो कि बताया गया है कि अनकंट्रोल पैसन, जैसे कि हमारा अनकंट्रोल पैसन है, जैसे ग्रीड है, लस्ट है, डिजायर है, एंड कोल्ड इंडिफरेंस या फिर उदासीनता भरी जो भावनाएं होती हैं, जैसे हेट्रेड होता है, रिजिडनेस होता है, लैक ऑफ इम्पैथी होता है, सहानुभूति की कमी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से पोएट ने मेटाफर के रूप में यूज़ किया है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। द सेंट्रल आइडिया इज दैट द वर्ल्ड डज नॉट नीड टू द कॉस्मिक डिजास्टर टू एंड ह्यूमन वाइटलिटी एंड विज सफिशियंट। देखिए पोएम हमें ये बताता है कि सिर्फ कॉस्मिक डिजास्टर जो होता है उसी से दुनिया का अंत नहीं होता है, बल्कि मानव की कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं, नकारात्मक भावनाएं होती हैं, वो भी दुनिया को नष्ट करने के लिए जो है वो पर्याप्त होती हैं। वाइल फायर इज वायलेंट एंड क्विक एंड आइस इज साइलेंट क्रीपिंग डिस्ट्रक्शन। यहाँ बताया जा रहा है कि फायर जो है, माना कि फायर जो है काफ़ी वायलेंट होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन आइस जो है काफ़ी साइलेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी क्या करता है, विनाश कर देता है। द पोएम अर्ग ह्यूमैनिटी टू प्रैक्टिस इमोशनल रिस्ट्रेंट्स एंड कंपैशन टू प्रिवेंट ए ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी। इस पोएम में मानवता के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो है हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से जो है दुनिया के विनाश को जो है वो रोक सकते हैं। इसमें पोएटिक डिवाइस देखते हैं। इसका पोएटिक डिवाइस है पहला एनाफोरा। एनाफोरा देख लीजिए। सम से इट रिपीट इन द फर्स्ट टू लाइन। सम से जो है दो बार जो है लाइन में जो है रिपीट किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर सम से जो है एनाफोरा हो गया। इमेजरी देख लेते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड एंडिंग इन द फायर एंड आइस।
इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें आइडिया लगता है कि किस तरह से फायर और आइस से यानी कि नफरत से और घृणा से, लालच से जो है हमारी दुनिया का अंत होगा। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे आंखों के सामने आता है, इसलिए इमेजरी है। अगला है प्रश्निफिकेशन। फायर एंड आइस आर गिवन टू द पावर टू डिस्ट्रॉय। यहाँ पर फायर एंड आइस को जो है डिस्ट्रॉय करने का पावर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर पर्सनिफाई जो है वो किया गया है। तो पोएटिक डिवाइस के बाद इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। इस पोएम में फायर और आइस जो है किस संदर्भ में है, आइए देखते हैं। फायर स्टैंड फॉर डिजायर, ग्रीड एंड पैसन। देखिए ध्यान ध्यान में रखिएगा, फायर जो है डिजायर, ग्रीड और पैसन के लिए आता है। एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रिजिडनेस। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो फायर है वो वास्तव में जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, लालच, और जो पैसन होता है हमारा, और जबकि ये जो यहाँ आइस है वो है नफरत से, उदासीनता से और हमारी कठोरता से। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट फेवर दोज हु फेवर फायर। पोएट उनको क्यों उनके पक्ष में रहते हैं जो फायर के पक्ष में रहते हैं। यानी कि दो लोगों के बीच में बहस होती है, एक आइस के लिए कहते हैं कि आइस से दुनिया की नष्ट होता है, एक कहते हैं कि फायर से होता है। तो पोएट क्यों फेवर में है फायर के, तो आइए देखते हैं। बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस with a desire and passion, he feels fire is the more likely cause। एक्सपीरियंस के आधार पर ये बताते हैं कि जो डिजायर होता है, पैसन होता है, फील होता है, वो जो है काफ़ी जो है विनाशकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन आइस सफिस टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। किस तरह से दुनिया को ख़त्म करने के लिए आइस भी पर्याप्त है, आइए देखते हैं। The poet believes that silent hatred ice is just a powerful and lethal and violent passion fire। देखिए पोएट हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि किस तरह से जो है आइस जो है साइलेंटली जो है हमारे पावरफुल पैसन को जो है वो दोनों मिलकर जो है नष्ट कर देते हैं। यानी कि आइस जो है फायर से कम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम फायर एंड आइस का थीम क्या है। देखिए, द थीम इज दैट ह्यूमन इमोशन एंड इज नॉट कंट्रोल लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। देखिए इस पोएम का सबसे मेन जो थीम है वो है कि मानव की जो भावनाएं होती हैं, यदि वो कंट्रोल में ना रहें तो वो जो है विनाश जो है वो कर देती हैं, मानवता का अंत जो है वो कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम। इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है। तो देखिए इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी और बी सी बी। वो फायर एंड आइस के बाद अब तीसरा पोएम देखते हैं। तीसरा पोएम है ए टाइगर इन द जू का, और ये है लेस्ली नॉरिस के द्वारा कंपोज किया गया। तो चलिए देखते हैं। दिस पोएम इज ए क्रिटिक ऑफ ह्यूमन क्रूरल्टी एंड द कमर्शलाइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर देखिए इस पोएम में जो है बहुत ही मानवता की निर्दयता को जो है यहाँ पर जो है क्रिटिसाइज किया गया है, और वाइल्ड लाइफ को किस तरह से जो है मानव की क्रूरता की वजह से नष्ट किया जा रहा है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इट सेंटर ऑन द थीम ऑफ फ्रीडम वर्सेस कैपिटिविटी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो मेन थीम है वो है कि किस तरह से फ्रीडम जो और जो क्या बोलते हैं कि जो दास्ता होती है वो क्या उनमें अंतर होता है। एंड बाय कंट्रास्टिंग द टाइगर मजेस्टिक terrifying presence in the wild with the pathetic restrict state in concrete cell. The poet highlight the psychological trauma of imprisonment। देखिए यहाँ पर पोएट जो है मेन रूप से ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी जो है किसी जंगली जीव को जो है कन्फाइन करके नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अंतर बताया है कि किस तरह से कोई जीव जंतु जो होता है जंगली, वो किस तरह से जंगल में आराम से रहता है, निर्भीकता पूर्वक रहता है, और जब उसको हम कंक्रीट सेल में बंद कर लेते हैं तो किस तरह से वो जो है कितना जो है वो परेशान हो जाता है उस अपने कैद के वजह से। द टाइगर्स क्वाइट रेज सिम्बलाइज द सप्रेस्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग बींग
who are denied their natural rights. The central idea of the is that beauty and power lost their essence when they are stripped in their liberty. देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ जो टाइगर है इस पोएम में क्वाइट रेज यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है कि किस तरह से शक्ति जो है वो दब जाती है जब कोई भी जो है अपनी वास्तविक जो अधिकार होता है अगर उसको त्याग देता है यानी कि गुलाम हो जाता है। आगे यहाँ पर ये भी बताया गया कि सेंट्रल थीम आइडिया इस पोएम का ये भी है कि ब्यूटी और पावर कितनी भी हो, यदि वो जो है लिबर्टी में नहीं है तो वो एक न एक दिन क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं इस पोएम से जुड़े हुए पोएटिक डिवाइस। पहला है पर्सनिफिकेशन। द टाइगर इज रिफर टू एज ही। यहाँ पर जो है पर्सनिफाई किया गया क्योंकि टाइगर को ही माना गया है जो कि ही यूज किया जाता है पर्सन के लिए। अगला है मेटाफर। पैड ऑफ वेलवेट्स डायरेक्ट यहाँ कंपेरिजन जो है वो किया गया है इसलिए यहाँ पर जो है मेटाफर है। अगला है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन यहाँ पर विरोधाभास है। क्वाइट भी रखा गया यानी कि शांत भी रखा गया, रेज यानी कि क्रोधित भी रखा गया। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो अपोजिट वर्ड है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। तो चलिए अब इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइगर इन ए क्वाइट रेज, सॉरी व्हाई इज द टाइगर इन ए क्वाइट रेज। यहाँ पर टाइगर क्यों क्वाइट और रेज में है, आइए देखते हैं। ही इज फ्यूरियस बिकॉज ही इज इम्प्रिजेंट। देखिए टाइगर यहाँ पर इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो कैद है, बट रिमेन क्वाइट बिकॉज ही हेल्पलेस, और शांत इसलिए है क्योंकि वो जो है बार में बंद है तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है वट वुड द टाइगर डू इफ ही वेयर इन द जंगल। यहाँ पर बताया गया कि अगर वही टाइगर अगर जंगल में हो तो वो क्या कर सकता है। तो आइए देखते हैं। ही वुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। देखिए वो जो जंगल में होता तो बड़े बड़े घासों के साथ जो है वो होता, वहां पर जाकर वो जो है घात लगाकर जो है शिकार करने की कोशिश करता। और यही नहीं, वो जंगल के आसपास के गांव के लोगों को जो है वो अपने दांतों को दिखाकर अपने पंजों को दिखाकर जो है उन्हें डराता। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर इग्नोर विजिटर। टाइगर किस तरह से वहां पर आने जाने वाले लोगों को इग्नोर करता है, आइए देखते हैं। ही फील्स इज स्टैंड इन स्ट्रिक बिहाइंड द केज। देखिए वो महसूस करता है कि उसकी जो शक्ति है ना वो बार के अंदर ही है, बाहर नहीं है, कैद है वो। सो ही फाइंड ए यूज इन शोइंग हिज पावर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड कावर्ड। इसलिए जो है वो आने जाने वाले लोगों पर बिल्कुल इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखाता है। अगला है व्हाट डज द टाइगर डू एट द नाइट। रात में टाइगर क्या करता है। ही हियर द लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार एंड स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार विथ हिज ब्रिलियंट आईज। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है उसकी एक्टिविटीज की वो जो है जाने वाली जितनी भी पेट्रोलिंग कार्स होती हैं उनकी आवाज़ों को सुनता है, एक टक चमकते हुए तारे को देखता है। अगला जो है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। इस पोएम का मैसेज क्या है। वाइल्ड एनिमल बिलोंग इन द वाइल्ड, केजिंग देम फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट एंड अननेचुरल एंड क्रूअल। देखिए वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो जंगल में ही सही लगते हैं, अगर उन्हें कैद कर लिया जाता है, जो मानव होते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए कैद कर लेते हैं, तो ये काफी अननेचुरल और क्रूअल है। अगला पोएम है हमारा फोर्थ नंबर, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल बाय कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया एक ह्यूमरस पोएम है, आइए देखते हैं। द पोएम यूजेस गैलोज ह्यूमर अबाउट सीरियस डेंजर थिंग्स इंट्रोड्यूस वेरियस वाइल्ड बीट्स। यहाँ पर जो है बहुत ही ह्यूमरस तरीके से जो है खतरनाक जंगली जानवरों को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। द सेंट्रल आइडिया इज दैट नेचर इज बोथ मैग्निफिकेंस एंड टेरिफाइंग। इसका जो सेंट्रल थीम है ये बताता है कि नेचर जो होता है वो काफ़ी जो है मैग्निफिकेंस होता है, काफ़ी शानदार भी होता है, काफ़ी भयानक भी होता है। बाय प्रोवाइडिंग absurdly dangerous taste, it identify animals like being eaten by a Bengal tiger, or hugged by the death by the bear. And the poet creates the parody of traditional natural nature guides.
यहाँ पर देखिए जो है अलग अलग ढंग से जो है ह्यूमरस तरीके से जो है जानवरों को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है, जैसे बंगाल टाइगर्स को और बियर के हक्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर कई तरह की चीज़ें जो है ह्यूमरस वे से जो है वो प्रस्तुत की गई हैं। इट सजेस्टेड दैट while we can categorize animal by their physical trait, their true essence of is their wild and unpredictable and often lethal nature. देखिए यहाँ पर ये पता चलता है कि हम एनिमल को जो है कैटेगराइज करते हैं उनके रहन सहन पे, उनके फिजिकल ट्रेट के द्वारा। आगे देखते हैं। तो अब इस पोएम का हम पोएटिक डिवाइस देखेंगे। सबसे पहला है लिटरेशन लीप लेप एंड लेप अगेन। लेप एंड लेप अगेन, यहाँ पर एल साउंड जो है रिपीट किया गया है, ए साउंड एल साउंड रिपीट किया गया, इसलिए यहाँ पर इलिट्रेशन है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स ह्यूमर, द आइडिया दैट यू कैन आइडेंटिफाई द एनिमल बाय बीइंग ईटन बाय इट। तो यहाँ पर पैराडॉक्स जो है वो ह्यूमरस पैराडॉक्स जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद एल्यूजन में देख लेते हैं। रेफरेंस टू फेमस एनिमल लाइक ए बंगाल टाइगर, यहाँ पर जो है बंगाल टाइगर के रूप में जो है वो रेफरेंस जो है वो दिया गया है। तो आइए अब इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लाइन, आप कैसे एशियन लाइन को पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं पोएम के अनुसार हम कैसे पहचानेंगे। इट इज ए लार्ज ड्वानी एलोइस ब्राउन बीस्ट दैट रोर एट यू एज यू आर डाइंग ऑफ फियर। देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है एशियन लाइन को जो है वो बताया गया है कि वो कैसा है, ट्वाइनी है यानी कि एलोइस ब्राउन है और काफ़ी तेज उधारता है, जिससे आपको मरने का खतरा जो है वो होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिक अबाउट द बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के बारे में क्या चीज़ यूनिक है। आइए देखते हैं। इट इज नोबल बीस्ट दैट ब्लैक स्ट्रिप्स एंड येलो ग्राउंड एंड इट्स यू मोमेंट टू एज यू सी। यहाँ पर इस तरह से बंगाल टाइगर को जो है वो दर्शाया गया है कि यहाँ पर उसके येलो ग्राउंड पे जो है ब्लैक स्ट्रिप होता है और काफ़ी जो है वो नोबल होता है। अगला देखते हैं, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बियर, बियर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो देख लीजिए, इफ़ यू मीट द क्रिएचर दैट गिव यू ए वेरी वेरी हार्ड हग इट इज़ बियर। यहाँ पर बताया गया है कि जो बहुत ही हार्ड हग करेगा वही जो है वो बियर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाइना एंड ए क्रोकोडाइल, हाइना और क्रोकोडाइल में क्या विभिन्नताएं हैं। आइए देखते हैं। हाइना कम विथ मेरी स्माइल, हाइना जो है मेरी स्माइल करते हुए आता है, जबकि क्रोकोडाइल जो है वो रोता हुआ है, अपने शिकार को जो है वो निकलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द कैमेलियन हार्ड टू सी, किस तरह से कैमेलियन जो है वो देखना बड़ा मुश्किल होता है, उसको कहीं भी छिपा रहता है। तो क्योंकि आइए देखते हैं, उसका रीजन पता है। बिकॉज इट इज़ नो ईयर एंड विंग्स, क्योंकि उसके तो ना तो कान होते हैं ना ही पंख होते हैं। इट इज़ इन देयर नथिंग ऑन द ट्री, ऐसा लगता है पेड़ पे कुछ भी नहीं है। इट इज़ बिकॉज कैमेलियन हैज़ चेंज कलर टू द मैच द बार्क, क्योंकि वो जो है जहाँ रहता है वैसे वातावरण में जो है अपने कलर को चेंज कर लेता है। आगे देखते हैं पोएम नंबर 5, द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमैन। तो जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखा गया ये बॉल पोएम देखते हैं। सबसे पहले इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। दिस इज ए डीपली philosophical poem about the epistemology of loss, the science of understanding what it means to be lost something। देखिए बॉल पोएम जो है यहाँ पर जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं उसका क्या असर होता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, अपनी प्यारी सी प्यारी चीज़ को। और यहाँ बताया गया है कि द लॉस ऑफ द बॉल इज ए मेटाफर फॉर एंड ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस एंड रियलाइजेशन द मटेरियल पोजिशन आर टेम्पररी। देखिए यहाँ पर जो बच्चा बॉल खो देता है वो एक मेटाफर के रूप में यहाँ पर लिया गया, और इसे पता चलता है कि किस तरह से बच्चे को एहसास होता है कि जो भी मटेरियल पोजिशन होते हैं दुनिया में वो अस्थायी होते हैं। द सेंट्रल आइडिया इज दैट एवरी ह्यूमन मस्ट लर्न टू स्टैंड अप। सेंट्रल आइडिया इस पोएम का यही है कि हर व्यक्ति को जो है एक बार जो है हार अगर जाते हैं तो एक बार फिर से स्टैंड अप जो है वो करनी चाहिए आफ्टर लॉस, लॉस के बाद। द पोएम एम्फेसाइज दैट मनी इज एक्सटर्नल। पोएट ने यहाँ पर महत्व दिया है कि जो पावर होता है, मनी होता है, वो काफ़ी जो होता है एक एक्सटर्नल होता है,
बिकॉज इट कैन नॉट रिप्लेस द इमोशनल वैल्यू ऑफ मेमोरीज अटैच टू द लॉस्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि ये हमारी खोई हुई चीज़ से जो हमारा इमोशनल जो टच होता है उसको वो वापस नहीं ला सकता। इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम ए केयरफ्री चाइल्डहुड टू रिस्पॉन्सिबल एडल्टहुड वेयर वन लर्न टू एंड्योर पेन। देखिए यहाँ पर ये भी दर्शाया गया कि किस तरह से जो है बचपन जो होता है किस तरह से हमें रिस्पॉन्सिबल एडल्टहुड की तरफ ले जाता है, और उसके बाद जो है हम चीज़ों को जो है किस नज़र से देखना है उसे जो हमें सिखाता है। आगे देखते हैं इस पोएम से जुड़े हुए कुछ पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहला जो हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है लिटरेशन, जहाँ पर बाई अ बॉल ब्लैक, जहाँ बी साउंड बार बार रिपीट किया गया इसलिए लिटरेशन है। नेक्स्ट है रिपीटेशन, द वर्ल्ड बॉल दैट वॉट आर रिपीटेड एम्फसाइज लॉस। यहाँ पर जो है बॉल और वॉट सब जो है बार बार एम्फसाइज किया गया इसलिए यहाँ पर रिपीटेशन। अगला है मेटाफॉर, द बॉल रिप्रेजेंट द बॉय इनोसेंट चाइल्डहुड डे। यहाँ पर चाइल्डहुड डे रिप्रेजेंट किया गया है इसलिए यहाँ पर मेटाफॉर है। इस पोएम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why does the poet say I will not intrude on him? पोएट क्यों कहते हैं आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम? देखिए यहाँ देखते हैं, द पोएट वांट टू द बॉय एक्सपीरियंस द पेन ऑफ लॉस हिमसेल्फ। पोएट चाहते हैं कि मैं इसलिए नहीं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पोएट जो बच्चा है वो खुद जो है चीज़ों के बारे में जो है वो समझे, खुद अपने दर्द को जो है महसूस करें। एंड ही कैन लर्न द इम्पोर्टेंट लाइस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो है उसे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जिंदगी का सीख है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो जो है वो सीख सके। अगला है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन क्या होता है? इट मीन ए वर्ल्ड वेयर पीपल वैल्यू मटेरियल थिंग एंड ओनरशिप। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इट मीन्स वर्ल्ड जो है यानी कि दुनिया जहाँ पर लोग जो है मटेरियल थिंग को ज़्यादा जो है वो वैल्यू जो है वो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है, वाई आर द बॉयज आइज डिस्परेट? वाई आर द बॉयज आइज डिस्परेट? बच्चे का आँख को यहाँ पर निराशाजनक क्यों बताया गया है ये देखते हैं। बिकॉज ही इज़ वॉचिंग हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, क्योंकि वो अपने बचपन की यादों को ध्यान से जो है महसूस करता है, देखता है। सिम्बोलाइज बाय द बॉल, जो कि बॉल से सिम्बोलाइज किया गया है। डिसअपियर इनटू द डार्क वाटर, जो कि एक डार्क वाटर में जो है गायब हो गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस? यहाँ पर खोने का जो सिद्धांत है उसका क्या वर्णन किया गया है ये देखते हैं। इट रिफर टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ लॉस। यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि किस तरह से लॉस का जो नेचर होता है उसे हम कैसे समझ पाएंगे। एंड लर्निंग व्हाट इज़ द मीन टू बी लॉस समथिंग एंड हाउ टू सर्वाइव। और यहाँ भी ये भी सिखाया गया है कि किस तरह से अगर हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो कैसे हम उसके बिना सर्वाइव करेंगे। अगला है, मनी इज एक्सटर्नल वाई? मनी इज एक्सटर्नल वाई? मनी जो है एक्सटर्नल है, क्यों आइए देखते हैं। बिकॉज मनी कैन बाय अ न्यू बॉल, क्योंकि मनी से जो है नए बॉल खरीदे जा सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी बैक ऑफ द मेमोरी ऑफ इमोशनल अटैचमेंट लिंक टू द लॉस्ट वन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पैसे से जो है हम चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन उस चीज़ों से जुड़ी हुई जो अटैचमेंट है, जो इमोशनल टच है उसके उसे जो हम वापस नहीं ला सकते। अगला पोयम है अमांडा, जो कि रॉबर्ट क्लेन के द्वारा है। इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द पोएम हाईलाइट द जनरेशनल गैप एंड शिफ्टिंग नेचर ऑफ ओवर पेरेंटिंग। देखिए इस पोएम में बताया गया है कि किस तरह से जनरेशन गैप होता है और किस तरह से जो पेरेंटिंग होती है उनके स्वभाव में जो है बदलाव जो है वो तेजी से आता है। इट फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल स्केपिज्म ऑफ ए चाइल्ड हु फील नेक्ट एंड कंट्रोल। यहाँ पर फोकस किया गया है एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक छोटे से बच्चे के बारे में जो जिसको लगातार जो है रोक टोक किया जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अमांडा ए विविड इमेजिनेशन, जो कि अमांडा होती है और वो काफ़ी विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं में खो जाती है। वेयर सी बिकेम द मैरमेड एंड रिपंजल, कभी वो मैरमेड बनने की ख्वाब ख्वाब देखती है, कभी रुपंजल। एंड इट इज़ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द मदर
कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी माँ जो है लगातार जो है उसे जो है रोक टोक जो है वो करती है। द सेंट्रल आइडिया इज दैट एवरी चाइल्ड नीड ए प्राइवेट स्पेस टू ग्रो। सेंट्रल आइडिया इस पोएम का यही है कि हर बच्चे को थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए ताकि वो भी अपना विकास कर सके, अपने सोच विचार कर सकें। कॉन्स्टेंट करेक्शन लीड द विड्रॉल एंड साइलेंस विच पेरेंट ऑफन मिस्टेक फॉर सकलिंग। देखिए लगातार जब रोक टोक बच्चे के ऊपर होगी तो इससे उसका जो है उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और इस तरह से जो है तमाम तरह की गलतियां जो है वो करेगा। वैन इट इज एक्चुअली डिस्परेट प्ली फॉर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, जबकि उसे जो है वास्तव में जो है निराशा में न रखते हुए बल्कि थोड़ी स्वतंत्रता जो है और व्यक्तिगत जो है उसके सोच विचार हैं उस पर जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगला देखते हैं पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस में इसमें सबसे पहले है मेटाफॉर। मेटाफोर में देखते हैं एमराल्ड सी। यहाँ पर सीधे जो एमराल्ड सी जो है डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया, सी की तुलना एमराल्ड से किया गया है। साइलेंस इज गोल्डन यहाँ पर सीधे बताया गया है। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम को स्वीट माना गया है यहाँ पे, डायरेक्ट जो है वो तुलना की गई है इसलिए यहाँ पर मेटाफोर है। अगला है एल्यूजन, क्या है रेफरेंस टू द मरमेड एंड रिपुंजल। यहाँ पर जो है मरमेड और रिपुंजल को एल्यूजन के रूप में देखा गया जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आगे देखते हैं रेपुटेशन। द नेम अमांडा इज रिपीटेड कॉन्स्टेंटली। इस पोएम में हर जगह जो है अमांडा अमांडा हर पैराग्राफ में जो है रिपीट किया गया है इसलिए यहाँ पर रेपुटेशन भी है वर्ड अमांडा। तो आइए इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग अमांडा इज नेग्ड अबाउट। अमांडा को किस चीज़ के लिए रोक टोक किया जाता है आइए देखते हैं। शी इज टोल्ड नॉट टू बाइट हर नेल एंड हंच ऑन हर शोल्डर एंड फिनिश हर होमवर्क एंड क्लीन हर शू। तो इस तरह से अमांडा को रोक टोक किया जाता है कि अपने नाखून न चबाओ, सीधे होकर बैठो, अपना होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं, जूते साफ किया कि नहीं, इस तरह से जो है उसे रोक टोक जो है बार बार जो है वो किया जाता है। अगला व्हाट डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन। अमांडा एक अनाथ क्यों बनना चाहती है। She want to walk the street in peace and make pattern to soft dust with her bare feet without any parenting telling her what to do। देखिए जो है वो चाहती है कि वो शांतिपूर्वक, अनाथ इसलिए बनना चाहती है कि चाहती है कोई रोक टोक करने वाला ना हो, शांतिपूर्वक गलियों में घूमे और नंगे पैरों से जो है अपने अपने पैरों के निशान बनाए और बिना किसी के रोक टोक के वो जो चाहे वो करे। अगला क्वेश्चन व्हाट डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ इन द सी एज हरसेल्फ एज इन द सी। अमांडा जो है सी में किस रूप में अपने आप को इमेजिन करती है। तो देखिए वो एक मरमेड के रूप में जो है अपने आप को इमेजिन करती है जिससे कि वो आराम से ब्लिसफुली जो है वो ग्रीन सी में जो है वो तैर सके, आ सके, जा सके। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज सी से सी विल नेवर लेट डाउन हर हेयर। अमांडा क्यों कहती है कि वो कभी वो अपना बाल जो है उस पिलर से जो है गिराएगी नहीं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अनलाइक द रियल रिपुंजल के जैसे ही सी डज नॉट वांट टू एनीवन लाइक टू, जैसे प्रिंस हो कोई भी हो वो नहीं चाहती कि कोई उससे जो है मिले। टू क्लाइंब अप द डिस्टर्ब पीस ऑन वाटर, और कोई जो है न उस पर चढ़े और ना ही उस टावर पर जाकर उसकी शांति को भंग करे। यानी कि वो नहीं चाहती कि वो अपने बाल गिराए और कोई उसके सहारे उसको चढ़कर जो है उसे परेशान करे। अगला क्वेश्चन इज अमांडा सकलिंग एट द एंड। क्या अमांडा जो है लास्ट में उदास होती है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हर मदर थिंक दैट शी इज सकलिंग बट अमांडा इज लाइकली जस्ट एग्जॉस्टेड बाय द कांस्टेंट नैगिंग एंड विड्रॉ इनटू हर माइंड। देखिए वो जो है यहाँ बताया उसकी माँ सोचती है कि अमांडा लगता है उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, काफ़ी जो है निराश है। तो उसकी माँ को ऐसा लगता है कि अब लगातार रोक टोक से शायद वो डर जो है घबरा गई है, थक गई है, इसलिए ऐसा जो है वो ध्यान में रख रही है। अगला पोएम है हमारा द ट्री बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच के द्वारा ये पोएम बहुत ही अच्छा पोएम है। आइए देखते हैं। दिस पोएम इज सिम्बोलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। देखिए इस पोएम में जो है जैसा कि आप जानते हैं एड्रिन रिची एक फेमिनिस्ट रहती हैं। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट को जो यहाँ पर सिम्बोलाइज किया गया है।
द ट्री कन्फाइंड इन द आवर in the house represent women confined in the domestic sphere of the sake of decoration and social norms. देखिए पेड़ को यहाँ पर मेटाफोर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। पेड़ को यहाँ पर जो है कन्फाइन किया गया, ठीक वैसे ही जैसे कि महिलाएं जो हैं वो डोमेस्टिक चीज़ों में जो है उलझी रहती हैं। एंड देर स्ट्रगल टू रीच फॉरेस्ट सिम्बोलाइज, और उनकी जो आज़ादी की संघर्ष जो होती है वो लगातार बनी रहती है, सपने देखते रहती हैं कि किस तरह से जो है वो बाहर निकले, समाज में जाए और अपने प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो जिए। द ब्रोकिंग क्लास रिप्रेजेंट द सैटरिंग ऑफ पेट्रियार्कल बैरियर। यहाँ पर देखिए ब्रोकन क्लास यहाँ पर जो है सिम्बलाइज करता है कि किस तरह से उनका पेट्रियार्कल जो है बैरियर है। और यहाँ आगे बताया गया है कि द सेंट्रल आइडिया इज दैट नाइदर नेचर नॉर ह्यूमन कैन बी द केप द आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन। पोएट हमें ये बताता है कि प्रकृति हो या मानव हो, जो है आर्टिफिशियल कंटेनर जैसे कि फॉर लॉन्ग अर्ग ऑफ लिबरेशन विल इवेंचुअली लीड टू द पावरफुल अनस्टॉपेबल ब्रेकआउट। तो यहाँ पर देखिए जब लगातार जो है हम प्रयास करते हैं तो हमें जो है उससे जो है वो लाभ जो है वो होता है। तो चलिए इस पोएम के जुड़े हुए कुछ पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहला है सिमिली, लाइकली न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। देखिए यहाँ पर लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट लाइक वर्ड यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिमिली है। अगला है पर्सनिफिकेशन, द सन बरी इट्स फीट ऑन शैडो। यहाँ पर सन के फीट को यहाँ पर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफाई किया गया है सन को। आगे देखते हैं इमेजरी, द रूट वर्किंग इन द डिजनेक्स देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक। तो इस तरह से यहाँ पर रूट को जो है वर्किंग करते हुए दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर इमेजरी है और क्रैक से जो है बाहर निकल कर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the tree in the poem? Sorry, where are the tree in the poem? यहाँ पर पोएम में जो ट्री है वो कहाँ पर है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि घर के अंदर है। दे आर इन साइड द पोएट्स हाउस इन ए डेकोरेटिव सनरूम और वरांडा। तो इस तरह से पोएट ने अपने घर में जो है दर्शाया है पेड़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज द फॉरेस्ट एम्प्टी? जंगल क्यों खाली है? तो देखिए रीजन क्या है। द फॉरेस्ट इज एम्प्टी बिकॉज ह्यूमन हैव मूव टू ट्रीज इनटू द हाउसेज फॉर डेकोरेशन। यहाँ बताया गया है कि फॉरेस्ट इसलिए खाली है क्योंकि मानव जो है पेड़ को पौधे को जो है अपने घर में सजाने लगे हैं। लिविंग द प्लेस टू द बर्ड सिट एंड इंसेक्ट टू हाइड। और पेड़ को जो है पनपने नहीं दे रहे हैं जंगल की तरफ, ताकि जाकर वहाँ पक्षियाँ जो हैं वो बैठ सकें, कीड़े मकोड़े जो है जाकर छिप सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द रूट्स एंड लीव्स डू ऑल नाइट? रूट्स और लीव्स जो है पूरी रात क्या काम करते हैं? तो चलिए देखते हैं। दे वर्क हार्ड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम फ्लोर ग्लास विंडोज टू रीच द फॉरेस्ट। देखिए वो पूरी रात काम करते हैं, अपने निरंतर प्रयास के द्वारा वो फ्लोर को भी ब्रेक कर देते हैं और ग्लास विंडो तक पहुंचते हुए वो जंगल पे जाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट कंपेयर टू द ट्री टू? पोएट ट्री से जो है किस चीज की तुलना करते हैं, आइए देखते हैं। सी कंपेयर देम टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। देखिए पोएट जो है पोएटिस जो है वो न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट होते हैं उनसे जो है वो तुलना करते हैं ट्री की, जो कि धीरे धीरे चलते हैं अस्पताल के दरवाजे से होते हुए, जैसे लगता है कि वो नींद में है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग इन द ब्रोकिंग ग्लास? ब्रोकिंग ग्लास का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? देखिए ब्रोकिंग ग्लास का सिंबॉलिक मीनिंग है सोशल बैरियर, रिस्ट्रिक्शन एंड दैट केप्ट ट्रीज आर वुमेन कन्फाइंड। जो क्या करते हैं, पेड़ को या फिर विमेन को जो है वो कन्फाइन करके रखते हैं। अगला जो हमारा सेंट्रल आइडिया वो है फॉग, जो कि कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो आइए देखते हैं पहले इसका सेंट्रल आइडिया। सैंडबर्ग यूजेज एक्सटेंडेड मेटाफॉर टू शो हाउ चेंजेस इज नेचर ऑकर साइलेंटली एंड स्टेथली। यहाँ पर सैंडबर्ग ने जो है बहुत ही विस्तार से मेटाफॉर का यूज़ किया है और बताया है कि किस तरह से प्रकृति जो है वो अपने आप में बदलाव लाती है,
चोरी चोरी चुपके चुपके। बाय द कंपेयरिंग फॉग टू ए कैट, यहाँ पर फॉग की तुलना एक कैट से की गई है। द पोएम सजेस्टेड द पावरफुल नेचुरल फिनोमेना दैट ऑलवेज अराइव विद द बैंग। यहाँ पर पोएट ने जो है प्राकृतिक घटना का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। दे कैन स्वीट इंडिपेंडेंस, कहते हैं कि प्रकृति जो है बहुत ही आसान तरीके से अपना काम करती है और ये अस्थाई भी होता है, कभी अस्थाई भी होता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ब्यूटी ऑफ ट्रांसिएंट, द आइडिया दैट एवरीथिंग मूव ऑन। एक सेंट्रल थीम इस पोएम का ये भी है कि हर एक चीज़ जो है बदलती रहती है, जो है जरूरी नहीं कि अच्छे दिन हो तो बुरे दिन ना हो, बुरे दिन हो तो अच्छे दिन ना हो। जस्ट एज द फॉग इज शीट लुकिंग देन लिव्स लाइफ इज स्पेस ऑफ मूड आर आल्सो टेम्पररी। इस तरह से हम बताया कि जैसे फॉग जो है थोड़ी देर के लिए आता है चला जाता है, वैसे ही लोगों का जो सुख दुख होता है, वो जो फेज होता है उनकी लाइफ का, वो भी आता जाता रहता है। जरूरी नहीं कि जो चीज़ें हम अभी है वो हमेशा ही रहेंगी। पोएटिक डिवाइस देखते हैं इस पोएम से। मेटाफोर है। द फॉग इज कंपेयर टू डायरेक्टली टू, फॉग को सीधे जो है कैट से कंपेयर किया गया है, जो कि अन लिटिल कैट फिट आती है, बताया जाता है। एंड पर्सनिफिकेशन यूज किया गया, द फॉग सीट लुकिंग। द फॉग सीट लुकिंग, यहाँ पर फॉग को बैठाया गया है कुछ देखने के लिए, तो इस तरह से यहाँ पर पर्सनिफिकेशन किया गया है। तो चलिए अब इस चैप्टर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द फॉग केम, फॉग कैसे आता है? तो अब जैसे जानते हैं फॉग काफ़ी चोरी चोरी आता है, इसलिए यहाँ पर इट केम साइलेंटली एंड स्थिरली लाइक द कैट ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली की तरह। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉग डू आफ्टर द अराइव्स, आने के बाद फॉग क्या करता है? तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर, ऐसा लगता है कि वो बैठकर हार्बर की तरफ देख रहा है। सिटी देन मूव ऑन द साइलेंटली, उसके बाद वो चला जाता है। अगला, व्हाट इज द कैट मेटाफर यूज्ड फॉर, यहाँ पर कैट मेटाफर का यूज किया गया है। क्या है इसका मतलब? देखिए, टू शो द क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल एंड इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ फॉग, यहाँ पर जो है फॉग के जो है इंडिपेंडेंट और अनप्रिडिक्टेबल नेचर को जो है दर्शाया गया है। अगला है, डज द फॉग स्टे फॉर लॉन्ग, क्या फॉग जो है काफ़ी देर रुकता है? नो, इट सिट फॉर ए वाइल एंड देन मूव ऑन, ये कुछ पल के लिए रहता है और फिर चला जाता है। अगला, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम, इस पोएम का सेटिंग क्या है? तो देखिए यहाँ पर बताया गया इस पोएम का जो सेटिंग है, द हार्बर एंड द सिटी, यहाँ पर सिटी और हार्बर के बारे में जो है वो बताया गया है, इसलिए वहाँ पर सेटिंग जो है उसकी कराई गई। अगला जो हमारा सेंट्रल आइडिया वो है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन बाय ऑगडेन नेस, ऑगडेन नेस के द्वारा लिखा गया द टेल ऑफ द कस्टर द ड्रैगन। तो चलिए देखते हैं। दिस ह्यूमरस बैलेट एक्सप्लोर द थीम ऑफ ट्रू वैल्योर, इट चैलेंजेस द it challenges the stereotypes of bravery and brave characters. Belinda, Ink, Link, Blink, Muster, and brave words, whereas Custer। देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि यहाँ पर जो वास्तविक जो शक्ति होती है उसे दर्शाया गया है कि वास्तविक शक्ति क्या होती है। ये भी यहाँ पर बताया गया है कि वास्तविकता जो होती है वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है किसी के लिए। और यहाँ पर कुछ ब्रेव कैरेक्टर जो है दर्शाए गए थे, जैसे बिलिंडा है, इंक है, ब्लिंक है, मस्टर है, ये सिर्फ नाम के जो है वो बहादुर है, जबकि असली जो बहादुर है वो कस्टर यानी कि ड्रैगन, हु इज़ मॉक्ड फॉर बीइंग अ कावर्ड, जिसको लोग कावर्ड कहते हैं। सो रियल करेज व्हेन रियल थ्रेट पायरेट अपियर्स, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति दिखाई जब असली ज़रूरत पड़ी थी, वहाँ से सारे लोग भाग गए थे, उसने दर्शाया था अपनी शक्ति को। द सेंट्रल आइडिया इज दैट दोज हु द मोस्ट इज मोस्ट आर ऑफन द फर्स्ट टू फ्ली। सेंट्रल आइडिया इस पोएम का ये भी है कि जो ज़्यादा बोलते हैं वो करते कम है, लेकिन जो नहीं बोलते हैं वो बहुत कुछ कर देते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर बताया गया है कि बोलना ही जरूरी नहीं है, जैसा कि ड्रैगन जो है बोलता नहीं है, वो अपना काम करके जो है वो दिखा देता है। तो इस तरह से इसकी वास्तविकता जो है यहाँ पर दिखाई गई है। आगे देखते हैं पोएटिक डिवाइस। सबसे पहले सिमिली, माउथ लाइक ए फायर फ्लैश, यहाँ पर जो है माउथ लाइक ए फायर फ्लैश जो है वो लाइक वर्ड यूज किया गया, इसलिए सिमिली है। अगला है इलिट्रेशन, वेरिंडा वाज द ब्रेव एज द वायरल फूला वियर, यहाँ पर
बेलिंडा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो है बी साउंड को बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है इलिट्रेशन है। अगला है ओनोमेटोपिया। यहाँ पर म्यूज म्यूज जो है और टिक टॉक एंड क्लैटर क्लैंक यहाँ पर साउंड सजेस्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर ओनोमेटोपिया है, यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार है। तो आइए अब इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु लिव्ड इन द लिटिल व्हाइट हाउस। लिटिल व्हाइट हाउस में कौन कौन रहते हैं? जैसा जानते हैं कि बेलिंडा, हर फोर पेट्स इंक, ब्लैक किटन, ब्लिंक ग्रे माउस एंड मास्टर येलो डॉग एंड कस्टर ड्रैगन, ये लोग जो है बेलिंडा के साथ जो है वो रहते हैं व्हाइट हाउस में। अगला है, वाई इज द एवरीवन चीज कस्टर, सभी लोग कस्टर को क्यों चढ़ाते हैं? तो देखिए वजह है उसकी, टीच हिम बिकॉज ही ऑलवेज क्राइड फॉर नाइस सेफ केस, वे लोग उसे इसी चढ़ाते हैं क्योंकि वो हमेशा नाइस सेफ केस की डिमांड जो है वो करता है। मेकिंग हिम लुक लाइक ए कवर्ड, और अपने आप को जो है वो कायर के रूप में जो है वो दिखाता है। अगला है, व्हाट हैपन व्हेन द पायरेट्स एंटर, क्या होता है जब पायरेट जो है प्रवेश करता है? तो देखिए बेलिंडा टर्न पर, बेलिंडा काफ़ी घबरा जाती है। डॉग एल्फ कुत्ता जो है वो भौंकने लगता है डर के मारे, एंड रैन और भाग जाता है, एंड किटन स्क्वीज, और बिल्ली भी जो है वो कहीं दुबक जाती है, और चूहा भी जो है अपनी भूल में छुप जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड कस्टर डील विद द पायरेट्स, किस तरह से कस्टर ने पायरेट्स को डील किया, कैसे उनसे लड़ाई किया? ये देखते हैं। ही जम्प्ड अप, स्नोर्ड लाइक एन इंजन, क्लैश हिज टेल लाइक आयरन एंड डंजन, एंड swallowed द पायरेट्स होल। तो देखिए इस तरह से जो है यहाँ बताया गया है कि वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ता है, और काफ़ी स्वर आती है उसकी पूंछ से जब वो आयरन रॉड पे जो है अपने पूंछ को जो है रगड़ते हुए चलता है, और इस तरह से जो है वो जाते हुए पायलट को जो है पूरी जो है वो निगल लेता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द अदर आफ्टर द पायरेट्स वाज गॉन, जब पायरेट्स चला जाता है तो दूसरे का क्या रिएक्शन रहता है? तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि दे इमीडिएटली स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस टू एक्सक्लेम दे हैव बीन ट्वाइस ब्रेव एज दे वर फ्रस्ट्रेटेड। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जैसे ही वो भाग जाता है, जैसे वो उसका काम तमाम हो जाता है पायरेट का, सारे फिर से इकट्ठा हो जाते हैं, सब अपने आप को दोगुना बहादुर जो है वो बताने लगते हैं, जबकि बहादुर कौन है हमें आपको पता चल गया है। तो अगला हमारा पोएम है, लास्ट पोएम है हमारा फॉर एन ग्रेगरी, जो कि डब्ल्यू बी इट्स, विलियम बटलर इट्स के द्वारा कंपोज किया गया है। आइए देखते हैं। द पोएम इज ए डायलॉग बिटवीन ए यंग वुमन एंड ए यंग एल्डरली मैन द पोएट रिगार्डिंग टू द नेचर ऑफ लव। देखिए ये पोएम जो है एक डायलॉग है दो लोगों के बीच में, इसमें एक यंग वुमन रहती है, लड़की रहती है, और इसमें एक एल्डरली मैन रहते हैं जो खुद पोएट हैं, जो कि यहाँ पर वास्तविकता दिखाते हैं कि वास्तव में जो प्रेम का स्वभाव होता है, तो वास्तव में सच्चा प्रेम क्या होता है, उसको जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। इट कंट्रास्ट फिजिकल ब्यूटी विद स्पिरिचुअल ब्यूटी, यहाँ पर अंतर बतलाया गया है कि फिजिकल ब्यूटी का प्रेम और स्पिरिचुअल ब्यूटी का जो प्रेम होता है उसमें कितना अंतर होता है। यहाँ एक लड़की है एनी, एन वांट टू बी लव्ड फॉर हर सोल। यहाँ की इस चैप्टर में जो एन नाम की लड़की है वो चाहती है कि उसका जो प्रेमी है उसके मन से, उसके भावना से, उसके विचारों से प्रेम करे। बट द पोएट आर्ग्यू दैट यंग मैन आर इनविटेबल थ्रोन टू द डिस्पेयर बाय हर फिजिकल चार येलो हेयर। लेकिन पोएट उसे समझाते हैं कि जिस लड़की से वो प्रेम करता है, लड़के से प्रेम करती है, वो लड़का उसके बाहरी सौंदर्य से जो है वो प्रेम करता है, उसके बालों से प्रेम करता है, उसकी सुंदरता से प्रेम करता है, उससे वो प्रेम नहीं करता है। द सेंट्रल आइडिया इज दैट ह्यूमन लव इज फंडामेंटली फ्लॉड एंड सुपरफिशियल। सबसे मुख्य थीम इस पोएम का ये भी है कि मानव का जो स्वभाव होता है वो काफ़ी बनावटी होता है, जो कि बहुत ही घातक होता है। एज वे आर इजिली डिस्ट्रैक्ट बाय द आउटवर्ड अपेयरेंस, क्योंकि कोई भी मानव जो है ज़्यादातर जो है आउटवर्ड अपेयरेंस से जो है ज़्यादा जो है अटैच होता है। और इस तरह से यहाँ बताया गया है कि ओनली डिवाइन लव गॉड इज लव इज कैपेबल टू सिंग द सोल फॉर इट सेल्फ अलोन। आगे इस पोएम में ये भी बताया गया है कि ईश्वर है जो सभी को जिस रूप में रहता है उसमें स्वीकार करते हैं, अन्यथा बहुत कम ही लोग होते हैं जो किसी के स्पिरिचुअल ब्यूटी से प्रेम करते हैं। बाकी अधिकांश तरह जो लोग होते हैं वो जो है वो फिजिकल ब्यूटीज को ही प्रेम करते हैं, स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं मानते हैं। तो आइए इस पोएम से जुड़े हुए कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले है मेटाफर, हनी कलर्ड रैम्पर्ट। देखिए यहाँ पर हनी कलर रैम्पर्ट यहाँ बताया गया, रेफरिंग टू द हेयर अराउंड द एयर्स।
लड़की के बाल जो उसके कानों तक बिखरे रहते हैं, वहाँ उसी के लिए यहाँ पर रैम्पर्ट का यूज किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर मेटाफोर है। अगला है रेपुटेशन, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। यहाँ पर जो है रेपुटेशन किया गया है एल एल साउंड का, यू साउंड का, तो इसलिए यहाँ पर जो है ओ साउंड का, इसलिए यहाँ पर रेपुटेशन है। अगला है एलिट्रेशन, ही हैड योर येलो। यहाँ पर ही यानी कि एच साउंड, और इसमें योर में वाई, येलो में वाई, इसमें जो है एच और वाई का जो है रिपीटेशन किया गया, सॉरी बार बार साउंड सजेस्ट किया गया, इसलिए एलिट्रेशन है। आगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वाई इज द यंग मैन इज डिस्पेयर, वो यंग मैन क्यों निराश रहता है? आइए देखते हैं। ही इज डिस्पेयर बिकॉज ही इज नो कैपेबिलिटी टू एन फिजिकल ब्यूटी दैट इज कैन नॉट लुक फास्ट इन इनर सेल्फ। देखिए यहाँ पर वो आदमी इसलिए निराश रहता है कि वो बस एनी की फिजिकल ब्यूटी से ही प्रेम करता है। वो अगर वो उसके फिजिकल ब्यूटी से प्रेम नहीं करता तो शायद वो खुश रहता। अगला है व्हाट आर द रैम्पार्ट इन द ईयर। यहाँ पर ईयर के पास कैसा रैम्पार्ट है ये देखते हैं। इट इज मेटाफर ऑफ द मेटाफर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर दैट एक्ट एज ए वॉल प्रिवेंटिंग द पीपल फ्रॉम सीइंग हर ट्रू सोल। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर रैम्पार्ट है, एक पाल बन गया है। रैम्पार्ट का वास्तविक मीनिंग जो होता है पाल होता है। तो यहाँ बताया गया है कि आजकल बाहरी सुंदरता का पर्दा लोगों के शरीर पर, मन पर इतना पड़ गया है कि उनको जो है वास्तविक सुंदरता, जो सच्चाई होती है, उसको देखने में जो है वो असमर्थ हो जाते हैं। यही उनके असली दुख का कारण जो है वो होता है, जिसका पछतावा उनको होता है। इस पोएम में विस्तार से जो है वो बताया गया है। यानी कि सुंदरता को देखकर जो है, बाहरी शान शौकत को देखकर जो है लोग जो है किसी से अटैच होते हैं किसी भी मामले में, लेकिन जब वास्तविकता से जब उनका सामना होता है तो काफ़ी उन्हें निराशा जो है वो होती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे रैम्पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे पर्दे होते हैं जो पाल जो होता है उन पर पड़ जाता है, जिससे वो सच्चाई को देख नहीं पाते हैं। अगला देखते हैं। हाउ डज इन एन प्रपोज टू चेंज हर लुक। इन कैसे प्रपोज करती है कि वो अपने लुक को जो है वो चेंज कर लेगी। देखिए वो क्या कर रही है। शी सेज शी कैन डाई हर हेयर ब्राउन ब्लैक एंड कैरेट कलर दैट मैन विल बी लव हर फॉर हुम शी इज नॉट फॉर हर। देखिए इन यहाँ पर ये सजेस्ट करती है, यहाँ बताती है कि अगर कोई सच्चा प्रेम करेगा तो वास्तव में उससे प्रेम करेगा, चाहे उसके बाल काले हों, लाल हो, जैसे कलर में वो रंगती है उस कलर में प्रेम करेगा, अगर प्रेम करता होगा तो इस तरह से वो अपने प्रेम की परीक्षा भी लेना चाहती है और बताना चाहती है कि वास्तव में अगर हमसे कोई प्रेम करता होगा, तो मेरे बालों से प्रेम करता होगा, तो उस मैं कैसे भी बाल करूँ वो उससे प्रेम जो है वो करेगा। यानी कि वो यही कहना चाहती है कि चाहे मैं मेरा बाहरी सौंदर्य कैसा भी हो, अगर जो मुझसे प्रेम करे अगर सच्चा, तो मेरे मन से करे, और वो मैं जैसी भी रहूँगी वो उस तरह से वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड रिलीजियस मैन फाइंड इन ए बुक। यहाँ पर पोएम में लास्ट में बताया गया था कि ओल्ड रिलीजियस मैन ने एक बुक में क्या प्राप्त किया था, क्या दर्शाया है। यहाँ पर बताया गया ही फाउंड ए टेक्स्ट प्रूविंग दैट द गॉड इज कैपेबल लविंग इन पर्सन दैट इन नॉट सोल अलोन। देखिए उस आदमी को ये पता चला था उस बुक के द्वारा कि ईश्वर ही है कि किसी को भी किसी अवस्था में प्रेम करते हैं, अदरवाइज सारे लोग जो है बनावटी प्रेम को जो है वो दिखाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे प्रेम को दर्शाते हैं, और इसलिए वहाँ पर तुलना भी किया गया कि जो वास्तविक प्रेम करते हैं वो सच्चे जो है वो होते हैं। अगला है व्हाट इज द कोर मैसेज। इसका कोर मैसेज जो है वो क्या है इस पोएम का, तो ये देखते हैं। कोर मैसेज, ह्यूमन लव इज ऑफन सुपरफिशियल एंड बेस्ड ऑन लुक्स। यहाँ बताया गया कि मानव का जो प्रेम होता है वो बहुत ही बनावटी होता है और ज़्यादातर बाहरी दिखावे के लिए प्रेम होता है, बाहरी चीज़ों से प्रेम करते हैं। वाइल डिवाइन लव इज अनकंडीशनल एंड लुक्ड एट द सोल। जबकि दैवी जो प्रेम होता है, सच्चा प्रेम जो होता है, वो उसमें किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं होता है, और वो जो है आत्मा को देखता है, मन को देखता है, अच्छाइयों को देखता है, ना कि बाहरी सुंदरता को देखता है। तो इस पोएम से हमें यही सीख जो है वो मिलती है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।